हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जुनून है और इस शरीर में जो हमारा जो खून का उबाल है उसको कम नहीं होने देना है। बस नया जोश और जुनून के साथ अपने कैरियर को बनाने के लिए बस मेहनत करते जाना है। ठीक है, आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का सेट नंबर जो है 23 नंबर हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब जाकर के वीडियो देखना है, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, चलिए आज मैथ का सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहिया की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यह पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर घूमता है, तो पहिए की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पहिया है, पहिया ऐसा गोला होता है। ठीक है, इस पहिया का जो त्रिज्या है R जो दिया हुआ है तो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 5 सेकंड में 10 चक्कर घूमता है, तो पहिए का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक चक्कर में आखिर घूमेगा कितना दूरी। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकालेंगे। अगर परिधि निकालेंगे तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई का वैल्यू कितना 22/7 और r जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 70। 7 से कितना बार में 10 बार में 22 दूना कितना हो जाएगा 44 देंगे 440। ये क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर बात बोलें तो अगर इसी को अगर हम कहते हैं कि एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर घूर रहा है तो 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो 440 गुना क्या कर देंगे 10 चक्कर कर देंगे। 10 चक्कर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेकंड में 4400 सेंटीमीटर। अगर इसको अगर मीटर में हम चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा 44 मीटर हो जाएगा। 5 सेकंड में 44 मीटर, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 44/5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्पीड आ गया तो 44/5 मीटर पर सेकंड आ गया। 1 सेकंड में है इसलिए पर सेकंड हम बोलेंगे। ठीक है, इसी को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 44 गुना 18 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि इसको अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ऊपर गुना करने के बाद इससे पूरा इसको अगर कट करेंगे तो 31.68 किलोमीटर पर घंटा हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:4:5:9:7:12 है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुनिए। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4:5/9:7/12 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 180 है, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या है A है, B है और C है। ये तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है तो 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, 5/9 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो दिया हुआ है 7/12 दिया हुआ है। अब देखिए जब इस टाइप का है तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो अंतर है से 180 है। तो अब कैसे बोलेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस टाइप का जब फ्रैक्शन में रहता है तो हम एक पूर्ण संख्या में इसको ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण संख्या में ज्ञात करने के लिए कोई एक ऐसा संख्या से गुना करना है जो कि काटने के बाद ये पूर्ण संख्या में बदल जाए। तो वैसा संख्या हम कैसे चूज करेंगे भाई, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका 36 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 36 से सब में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बोलिए कि सर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब अनुपात में दिया हुआ रहता है उसमें किसी भी संख्या से सभी टर्मों में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ देखते हैं 4 9 क्या हो जाएगा 36 और 9 चौके 36 और बात ये 36, और यहाँ की ओरिजिनल जो रेशियो आ गया 9:20:1
21 हो गया, ठीक है। इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है, अब तो इसमें पता चल रहा है ना कि सबसे बड़ा और छोटा कौन है, तो यही बोल रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो अंतर जो दिया हुआ है हमारा 180 है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है हमारा और सबसे छोटा क्या है 9x है। इसी का जो अंतर है से 180 दिया हुआ है, यानी कि क्या कह सकते हैं 19 में से अगर 9 घटा देंगे तो 12x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180। यहाँ से अगर कट करें तो 12 से 15 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 15 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि टोटल कितना है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, हम सबको आपस में जोड़ देंगे, 21 9 30 20 50x। तो अगर टोटल की बात करें, टोटल तो क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा। अब 50x हो जाएगा तो 50 गुना क्या करेंगे 15 कर देंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि टोटल संख्या जो था से क्या था 750 था, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है तो 7:8 है, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है से 8:9 हो जाएगा, ठीक है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो बताइए कि सी का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई ए है और कोई बी है, ए और बी का जो है से अनुपात जो वर्तमान का है, वर्तमान लिख दे रहे हैं, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात है तो 7:8 है। अब बोल रहे हैं कि यहां से 6 वर्ष बाद जाता है, 6 वर्ष बाद जाता है, तीन लोग का जो अनुपात हो जाता है से 8:9 हो जाता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सी का रेशियो ज्ञात करना है, ठीक, सी का एज ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले यहां देखते हैं हम लोग। यहाँ हम बताए थे कि अगर उम्र का अंतर देखा जाए तो 6 वर्ष का है, तो क्या रेशियो का अंतर बराबर है दोनों जगह, यह सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 8 से अगर 7 घटाएंगे तो क्या 1 यूनिट आया, यहाँ भी अगर घटाएंगे तो 1 यूनिट आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन लोग का जो रेशियो डिस्टेंस है वो से आपस में बराबर है, यानी कि बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या है, ओरिजिनल हमारा अंतर क्या है 6 वर्ष का, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष ले लेंगे। अब जब 6 वर्ष हमको पता चल गया तो ए का वर्तमान एज बी का वर्तमान एज हम ज्ञात कर लेंगे। ए का वर्तमान एज करने के लिए क्या 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 6 यानी कि 42 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अगर यह बी का अगर बात करता तो 8 × 6 48 वर्ष हो जाता। तो बोल रहा है कि कोई सी एक व्यक्ति है, सी है कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका ए का वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, तो सी का जो एज हो जाएगा आयु हो जाएगा किसका सी का जो हो जाएगा से ए प्लस कितना 10, यानी कि ए प्लस 10 लिखेंगे तो 42 + 10 कितना हो जाएगा 52 वर्ष, यही क्या हो जाएगा सी का उम्र हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सी का जो उम्र है 52 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कोई किसान अपने n गायों को, मतलब उसके पास कुछ गाय हैं, ठीक है, n गायों को अपने 4 पुत्र, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, चारों पुत्र में इस प्रकार से अपना गाय को बांट देता है, जैसे कि पहला पुत्र को पूरे झुंड जितना गाय है उसका उस अपना आधा गाय को दे देता है पहला बेटा को, ठीक है, दूसरा बेटा को जितने गाय हैं उसका 1/4 गाय दे देता है, और तीसरे बेटे को पूरे गाय हैं उसका 1/5 गाय को दे देता है, और चौथा जो उसका बेटा है उसका जो हिस्सा आता है 7 गाय मात्र पड़ता है। तो अब बताना है कि उसके पास टोटल कितने गाय थी। तो ठीक है, मान लीजिए कि टोटल काऊ यानी टोटल गाय जो हम मान लेंगे n मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा, ठीक है। मान लीजिए कि पहला बेटा को जो दिया वो आधा दिया, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे n/2। दूसरा बेटा को कितना दिया, दूसरा बेटा को दिया झुंड का 1/4, ठीक है, तो n का कितना चौथा भाग दे दिया। तीसरा का बेटा को कितना दे दिया, तीसरा का बेटा को 1/5 दे दिया, यानी कि 1/n/5, और चौथा को जो दिया उस 7 गाय। तो अब बताइए कि टोटल जब गाय को जोड़ेंगे तो टोटल जितना उन लोग अपना बच्चा को बांटा है गाय को, उतना अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल गाय निकल जाएगा। टोटल गाय को हम कितना माने थे n माने थे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ से 2, 4, 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 20 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे 10n + 4 × 5 = 20, यानी कि 5n + यहाँ 4n, और अगर इसको 7 को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 1 से, यानी कि 140 = कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ अगर बात करें तो 10, 5, 15 × 4 = 19, यहाँ कितना हो जाएगा 19n/,
ये 20 है, यहाँ भागा में यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20n यहाँ। अब बताइए कि इस 19 को अगर उधर ले जाकर के अगर घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 20 में से अगर 19 घटाएंगे तो n, अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 140। यानी कि वो जो किसान था उसके पास टोटल गाय जो थी, टोटल गाय का संख्या जो था वो 140 था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक कार के मूल्य में प्रति वर्ष 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब कि कम रहा है। ठीक है, उसका रेट जो जितना था उससे 12% हर एक साल क्या हो रहा है, कम रहा है। अगर इसका वर्तमान मूल्य जो है 7,74,400 रुपया है तो 2 वर्ष पहले कार का मूल्य क्या था। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 वर्ष जो पूर्व जो है, 2 वर्ष पूर्व जो है, मान लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जो मूल्य है उसको मान लीजिए कि x है। ठीक है, और प्रत्येक साल जो है 12% का कम हो रहा है। अवमूल्यन मतलब कि कम होना, गिरावट होना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x का जब 12% डिस्काउंट कम हो रहा है यानी कि कितना 88% बच रहा है, तो एक साल में 88% हो गया। ठीक है, फिर अगले साल क्या होता है 12% कम होता है, यानी कि फिर अगले साल कितना होता है 88%। और जब जो अभी वर्तमान जो दिया हुआ है से कितना, वर्तमान का जो मूल्य दिया हुआ है 7,74,400 रुपया दिया हुआ है। तो अब इसका x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 वर्ष पहले कार्य का मूल्य जो है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से अगर ज्ञात करते हैं हम तो इस 88 से इस 88 को अगर कट कर दें तो हमारा कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक 2 जीरो बचा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर बोले तो x का अगर ई जो है 100 यहाँ पे दोनों है भागा में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो हम बोल सकते हैं कि पहले यहाँ कितना था 100 है और फिर ये 100 है से आपस में आ रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर कितना 6 जीरो। तो हम इसको बोल सकते हैं कितना कि 2 साल पहले जो था से कार का मूल्य कितना था 10 लाख रुपया था, और 10 लाख रुपया जो 2 साल पहले था, इसका मतलब बोल रहा है कि हर एक साल के बाद जो था से कार का जो मूल्य था उसमें 12% का कमी हो रहा था, यानी कि 88% हो रहा था। तो वर्तमान मूल्य अभी जो दिया हुआ था यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कार का जो मूल्य था वो कितना था 10 लाख रुपया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2000 में 400 संतरे खरीदता है। ठीक है, तो 260 रुपये में कितने संतरे बेचेगा ताकि उसे 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 400 संतरा बराबर 2000 रुपया। ठीक है, तो अब बताइए कि एक संतरा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक संतरा बराबर लिख देंगे, एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा 2000 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 5 बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक संतरा का मूल्य जो था वो कितना है 5 रुपये है। ठीक है, तो अब इसको इस प्रकार से बेचना है कि उसको जो बेचना है कि एक संतरा पे 30% का क्या हो जाएगा, बेनिफिट होना चाहिए। तो अब बोल रहा है कि 260 रुपये में कितना बेचेगा। तो आखिर बताइए कि एक संतरा पर अगर 30% अगर मूल्य को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो एक संतरा का मूल्य कितना था 5 था, इस पे अगर 30% अगर बढ़ा देते हैं तो 30% यानी कि 10% कितना होता है 50 पैसा हो जाएगा। तो 30% कितना हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ देंगे 1.5 रुपया जोड़ देंगे, यानी कि कह देंगे कि 6.5 रुपया क्या हुआ, एक संतरा को 6.5 रुपये में बेचने पर उसको क्या है 30% का लाभ होगा। तो बोल रहा है कि 260 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा, तो 260 भागा क्या कर देंगे 260 भागा 6.5 कर देंगे। अगर यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से एक जीरो को क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर कट करते हैं तो 65 से ऊपर कितना होता है 260, यानी कि 40 संतरा को ठीक है 260 रुपये में बेचेगा, तब जाकर के इसको 30% का क्या हो जाएगा बेनिफिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अनुपमा ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसने इसे 20 रुपये ज्यादा में बेची होती तो बताइए कि उसे 15% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो बुक का जो कॉस्ट प्राइस है
कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पे इसको 10% क्या बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेच दिए, यानी कि 100% था, ठीक है। इसको 10% अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110%, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर 20 रुपया और ज़्यादा में अगर बेच दी, 20 रुपया और ज़्यादा में बेच दी तो इसे कितना 115% का मतलब 15% का लाभ होता। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि 115% हो जाता, ठीक है। 20 रुपये में ज़्यादा बेचने पर उसको 15% का लाभ हो जाता, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 110% और 115% का जो अंतर जो है से कितना है, 20 रुपये का है। तो 110 में से अगर 15 घटाएंगे या 115 में से 110 को घटाएंगे तो कितना 5% का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। जब 5% का वैल्यू 20 रुपया आ जाएगा तो हम कितना 100% का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो बताइए कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% बराबर हम लिखेंगे क्या, 100% बराबर क्या लिख देंगे, 5 से अगर इसको करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 100 यानी कि 400 हो जाएगा। यानी कि जो बुक का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज जो है 6,000 रुपया होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया दिया हुआ है। और जो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज है CI जो है से कितना है 6,000 रुपया हो रहा है। और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है सब 5 वर्ष दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि 5 वर्ष का जो ब्याज है साधारण ब्याज से कितना है 6,000 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या लिख देंगे, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज जो है से 6,000 है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 6,000/5 यानी कि 5 से क्या हो जाएगा 12, यानी कि 1200 रुपया जो हो जाएगा से 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज जब 1200 रुपया हो जाएगा तो इसी को हम रेट फाइंड कर लेंगे। तो रेट बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि 1200 या यही 12,000 में हम परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर कट करें 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 10% हमारा रेट फाइंड हो गया। तो अब बोल रहा है कि यही रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि शॉर्ट फॉर्म में अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 वर्ष का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, कितना होता है 33.1% होता है, ठीक है। जो कि हम 33.1% ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 12,000 का 33.1%, ठीक है। अगर एक दशमलव यहाँ हटाते हैं तो 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 12 गुना 331। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 ही क्या है, 12 के 2 हाथ में 1, 12 36 1 37 के 7 हाथ में 3, और 12 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। यानी कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा तो 3972 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% छात्र लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल जो छात्र है ना, टोटल स्टूडेंट वो मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। अब इसमें से जो बोल रहा है कि 45% बॉयज हैं, ठीक है। इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, ठीक है, बॉय लिख दे रहे हैं और यहाँ पे गर्ल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें तो बॉयज जो है से कितना परसेंट पास होता है 45%, ठीक है। बॉयज जो है से 45% है। तो अब एक बात बताइए कि जब
100 में अगर 45% बॉयज हैं तो कितना परसेंट लड़की होंगे? 55%। 55%। अब बोल रहा है कि इसमें जो है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो इसका जो है 60%। हम एक चीज़ और बोलेंगे कि मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट क्या है? 100 है, ठीक है, उसमें से 45% बॉय हैं, यानी कि कितना? 45% बराबर कितना लिख देंगे? 45 लड़का हो गया, और लड़की कितना हो जाएगी? 55 लड़की हो जाएगी। तो अब बोल देंगे कि ये जो 45 है, 45 का जो 60% लड़का है ये पास हो रहा है, तो फेल कितना हो जाएगा भाई? फेल 40% हो जाएगा, ठीक है। और लड़की जो है तो लड़की हो रही है पास कितना? 70%। 70%, तो फेल कितना हो रही है? 30%। तो वही बोल रहा है कि टोटल कितना लोग फेल किया, अनुत्तीर्ण हुआ, उसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल अनुत्तीर्ण को हमको जब ज्ञात करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि 40% का 40% अगर 45 का अगर 40% अगर निकाल दें, टोटल स्टूडेंट्स में कितना? 40% फेल कर रही है, तो 45 का अगर 40% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 10% 4.5 हो जाएगा। तो 10% का वैल्यू 4.5, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो अगर 55 का अगर 30% अगर हम लोग निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 55 का अगर 30%, 10% कितना? 5.5, तो 30% कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 1 16.5, 16.5 इतना आ गया। तो बोल रहा है कि ऑल ओवर कितना परसेंटेज जो है से कि फेल हुए हैं छात्र। तो हम लिख सकते हैं कि फेल हुए छात्र बराबर कितना? 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34.5। 18 प्लस 16.5 कितना हो जाएगा? 34.5। और बोल रहा है कि इसी का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितना थे? 100 थे, तो इसको हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना? 34.5% जो है से टोटल स्टूडेंट क्या है से फेल हो जाते हैं, जो कि हमारा 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है से 1000 है, ठीक है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट x% है और दूसरी छूट अगर 25% हो तो मान लीजिए कि x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस जो है छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो 600 हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो छूट है, पहला और दूसरा, पहला है से x है, दूसरा है से 25% है, ठीक है। तो यही x का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 1000 का कोई वस्तु था, ठीक है, उसको एक बार में क्या छूट दिया जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन दूसरा बार जो छूट दिया जा रहा है, क्रमिक छूट जो है, लगातार छूट जो है, तो दूसरा का छूट 25% है, ठीक है। तो अब बताना है कि यही x जो था और उसके बाद छूट देने के बाद कितना वस्तु को 600 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 का सबसे पहले 25% हम क्या कर लेंगे? छूट दे देंगे। तो 1000 का जब 25% अगर छूट दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 75% बचेगा। तो 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 750 रुपया हो गया, ठीक है। अभी भी वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? 600 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि अभी कितना इसमें कम करना है? 150 रुपये कम करना है। तो हम बोल सकते हैं कि कितना 150 का इसी को क्या कर लेंगे? एक और छूट ज्ञात कर लेंगे, यानी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से परसेंट अगर ज्ञात करेंगे 10 से 10 15 पचे 75, 5 से कितना 20, यानी कि जो पहला छूट था वो क्या था? 20% था। तो हम बोल सकते हैं कि 1000 का कोई वस्तु था, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 1000 था, तो पहला छूट 20% और दूसरा का क्रमिक छूट जो है 25% छूट देने के बाद जो उसको बेचा जा रहा है 600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला छूट पूछ रहा था तो हमारा क्या हो जाएगा? 20% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से कितना? 10 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि भैया वृत्त में वर्ग को बैठाना है कि वर्ग के अंदर वृत्त को बैठाना है। तो यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट एकदम क्लियर किया हुआ है
कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्ग का जो शीर्ष है इस वृत्त पर है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यही वर्ग होगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का व्यास जो हो जाएगा तो हमारा क्या इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब वर्ग का जब विकर्ण जब हमको आ गया तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर होता है। तो 1/2 विकर्ण को क्या लिख देंगे 10 गुना 10 लिख देंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस वर्ग का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक साथ कार्य को करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ए अकेले उस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले 6 घंटा में कर सकता है। तो बताइए कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी जो दिया हुआ है से 3 घंटा दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है से 8 घंटा दिया हुआ है और बी जो दिया हुआ है से 6 घंटा दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी को जोड़ करके अगर घटा दें हम तो हमारा नहीं आ जाएगा सी का वैल्यू। तो सी बराबर हम क्या लिख देंगे कि 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 1 कितना हो जाएगा 24। इसी को अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 24 घंटा। यानी कि सी जो है तो उस काम को कितना देरी में 24 घंटा में कर लेगा, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ए और बी के मासिक आय का जो अनुपात है तो 4:5 है। ठीक है, और इसके मासिक व्यय का अनुपात है तो 3:8 है। यदि ए की आय और बी के व्यय बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए है कोई और बी है, इन लोग का जो आय है, आय का जो अनुपात दिया हुआ है तो दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। और व्यय जो दिया हुआ है व्यय का अनुपात है 3:8। तो अब बोल रहा है कि खर्च का अनुपात बचत का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की आय और बी का व्यय जो है सब बराबर है। ठीक है, तो ए का आय कितना है 4 है और बी का व्यय कितना है 8 है। यानी कि ये दोनों का जो आय व्यय है से क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बताइए कि इसको बराबर करने के लिए इसको यहाँ जब 8 है और यहाँ 4 है तो इस 4 को 8 बनाने के लिए इसमें कम से कम कितना से गुना करना होगा 2 से गुना करना होगा। तो चलिए इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो अब जो आय जो नया आ जाएगा, नया आय जो आ जाएगा से कितना 4 दूना 8 और 5 दूना 10 हो जाएगा। और व्यय हमारा वही रहेगा 3 और कितना 8 रहेगा। अब बताइए कि जब आय में से अगर व्यय घटा देंगे तो हमारा बचत नहीं बच जाएगा, और बचत बच जाएगा तो चलिए बचाते हैं कि क्या बचत बचता है। ठीक है, अगर 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और अगर 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो 2। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए और बी का जो बचत का जो अनुपात हो जाएगा से क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत लोग सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं कि भाजक भागफल और शेषफल किसको कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं और इसको बोलते हैं भाज्य।
ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो भाज्य है से हमको पता है कितना है, 12,401 है। 12,401 भाज्य है मेरा, और भागफल जो दिया हुआ है से 76 दिया हुआ है। ठीक है, और शेषफल जो दिया हुआ है वो हमारा कितना 13 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि भाज्य हम x मान ले रहे हैं, तो आप फार्मूला जानते हैं क्या कि भाजक गुना भागफल प्लस अगर शेषफल करें तो हमारा भाज्य के बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक कितना माने हैं x माने हैं, तो x गुना 76 प्लस 13 इक्वल कितना 12,401 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग करें तो कितना 76x प्लस अगर 13 इज इक्वल टू 12,401 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर मान लीजिए कि 13 को उधर घटाते हैं ले जाके, तो 76x बराबर 12,401 में से अगर 13 अगर घटा देते हैं तो हमारा जो बच जाएगा 12,338 बच जाएगा। ठीक है, और 12,338 जब बचेगा तो 76 से जब इसको कट कीजिएगा तो जो हो जाएगा से 163 बार में कटेगा, 163 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया से कितना आ गया 163। तो यही भाजक पूछ रहा था, तो भाजक हमारा 163 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का जो हो जाएगा तो सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मिश्र धातु ए में x और y का अनुपात जो दिया हुआ है से 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, और धातु बी में x और y का जो अनुपात दिया हुआ है तो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि a और b में से 4:5 अनुपात लेकर के 4 अनुपात और 5 अनुपात में लेकर के एक c कोई मिश्र धातु बनाया जाता है। उसमें बोल रहा है कि y का कितना है वो प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि कोई a मिश्र धातु है, कोई b है और एक c बनाया जाता है। तो इसमें जो x y का जो अनुपात दिया हुआ है, x में जो x y का अनुपात और x में x y अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो x y का जो अनुपात दिया हुआ है से कितना 5:2 दिया हुआ है, और b मिश्र धातु में x y का जो अनुपात दिया हुआ है से 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से 4:5 के अनुपात में लेकर के एक सी मिश्र धातु बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अगर यहाँ से अगर बात किया जाए तो 4:5 में लेना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसलिए गुना करेंगे कि अभी देखिए ये दोनों जो अनुपात है ना आपस में बराबर है। कैसे देखिए, ये जो है अगर ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अभी कितना 7 आ रहा है, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना 7 आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं ए और बी जो मिश्र धातु है अभी क्या है बराबर है, और हमको 4:5 के अनुपात में लेना है, इसमें से निकालना है जो बनाना है सी एक मिश्र धातु। ठीक है, और उसी में बोल रहा है कि y कितना % है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। चलिए तो अब हम लोग याद करते हैं। ठीक है, जब इसको अगर जब हम लोग 4 अनुपात में लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर याद करें तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात बोलें जब 4:5 के अनुपात में चेंज कर लिए तो चलिए अब सी, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ 20 है, और x का कितना है 15, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 20 35, और y का जो करेंगे तो 8 और 20 कितना हो जाएगा 28। यानी कि नया मिश्र धातु जो C बना उसमें x y का जो रेशियो होगा, तो चलिए 7 चौक 28 7 5 35, नया जो अनुपात हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। तो इसी में जो बोल रहा है कि y का कितना प्रतिशत है, तो टोटल क्या है, टोटल 5 4 9 है, जिसमें कि y का पूछ रहा है, तो y कितना है 4 है। इसी का तो हमको परसेंटेज ज्ञात करना है। अगर इसको अगर परसेंटेज अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो 400/9 हो जाएगा, और 400/9 हो जाएगा। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो जो आ जाएगा तो 44.4/9% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है कि x - 1/x बराबर 3 है, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या ज्ञात कीजिए।
एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर वाट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या है, माइनस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 3 गुना x माइनस 1/x, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 होती है 27 प्लस 9, अगर 27 प्लस 9 करें तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। सत्रह नंबर बोल रहा है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा 0 है, और जो थीटा जो है से बिलोंग करता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, न्यून कोण है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम देखने में छोटा छोटा लगेगा और इसको आपको बनाना रहता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि सेक थीटा का वह कौन सा वैल्यू और कोसेक थीटा का वह कौन सा वैल्यू जो है आपस में बराबर होता है। तो अगर थीटा की बात करें तो अगर यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू अगर 45 अगर ले लेते हैं तो सेक 45 और कोसेक 45 का मान जो √2 होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा कितना 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप बोल देंगे चलिए इसी में पुट कर देंगे, इसको हमको चूंकि फाइंड करना था तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 45 थीटा की जगह पर कितना 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर यहाँ करते हैं तो सेक 45 का मान जो होता है √2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और √2 होता है इसका भी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी एक समकोण है। ठीक है, बी डी लंब है जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AC बराबर 9 है, ठीक है 9 सेंटीमीटर है, और CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें B जो है से 90 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ये है और AC है, तो बोल रहा है कि AC पर कोई एक BD लंब है। ठीक है, यानी कि लंब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा, ये भी क्या है लंब है, D है, BD एक लंब है। तो बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है देखिएगा, AC बराबर 9 है, नौ सेंटीमीटर दिया हुआ है टोटल, और जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है CD बराबर 3 है, CD बराबर 3 है। तो जब AD A से लेकर C तक जब 9 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको बोल रहा है कि AB क्या हो जाएगा, तो चूंकि ठीक है AB बराबर आप जानते हैं कि AB स्क्वायर बराबर जो होता है से AD गुना जो होता है AC होता है। ठीक है, इसको एक फॉर्म होता है, एक थ्योरम होता है, उसको जब पढ़िएगा तो इसमें क्या होता है कि AB का स्क्वायर बराबर AD गुना क्या होता है AC होता है। ठीक है, तो AD का हमारा वैल्यू क्या है, A और D का वैल्यू 6 है। ठीक है, और AC का वैल्यू कितना है 9 है। तो हम बोल सकते हैं क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुना 9, अगर AB बोले तो √6 गुना 9, अगर 9 को अगर बाहर निकाले तो 3 आ जाएगा और √6 बच जाएगा, तो 3√6 जो हमारा क्या हो जाएगा AB का मान आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि 2.56, तो इसको बोल रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म बताइए, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इस टाइप का रैकरिंग होता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
2 + 0.56 लिख सकते हैं, यहाँ पे बार लगा हुआ है। और आपको क्या बोले थे कि 2 तो जैसे कि तैसे रह जाएगा। अगर इसको अगर रैकरिंग है, इसको अगर फ्रैक्शन में अगर इसको करते हैं तो क्या जितना ये जो लाइन लगा हुआ रहता है, बार लगा हुआ रहता है, उतना क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 56/99 लिख देंगे। अब यहाँ से अगर इसको फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.56/99 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 1 है, और जो थीटा से बिलोंग करता है 0 से लेकर के कितना 90 तक जाता है, ठीक है, या 90 के बराबर भी हो सकता है। तो बताना है कि 1 + कोसेक थीटा बटा 1 - कॉस थीटा का क्या है, मान ज्ञात करना है। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 1 + कोसेक थीटा बटा 1 - कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, इसी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर ये दोनों को अगर ला करके इधर अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1 = 0। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि a² माइनस 2 ये क्या है a, अगर यहाँ 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b, और यहाँ क्या बोल देंगे b का स्क्वायर। तो आप चूंकि जानते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² ये किसका फॉर्म होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अगर यहाँ से अगर इसको स्क्वायर को अगर उधर भेज देते हैं तो अगर रूट के अंदर 0 अगर करेंगे तो कुछ नहीं होता है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना 1, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर बोल सकते हैं कि साइन के अगर टर्म में अगर 1 का वैल्यू लिखें तो साइन कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि साइन से साइन अगर कैंसिल हो जाता है तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री वहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, यहाँ 1 + कोसेक 90 बटा 1 - कॉस 90, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो 1 और कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 - 0 यानी कि 2/1, यानी कि हमारा 2 जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्या है कि 23 नंबर सेट जो है आज खत्म होता है। फिर हम लोग इसी जोश और जुनून के साथ में हम लोग सेट नंबर कल 24 करेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे अगर दिक्कत परेशानी होता है तो मेरा हर एक वीडियो में एक वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और तो आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी कांटेक्ट कीजिएगा तो हम आपको इंस्टेंट जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।